Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online class. As you all know that we are discussing organic chemistry chapter number 15. It is an introductory lecture. In today's lecture we will discuss the sources of organic compounds. Basically we will talk about the coal, its reserves in Pakistan, and uh, how can we separate the different components present in coal through destructive distillation, and then we will discuss the difference between destructive distillation and frictional distillation, and afterwards we will have a review, or you can say we will discuss the difference between organic and inorganic compounds. As about organic chemistry, you should know that organic chemistry is a branch in which we study the hydrocarbons and their derivatives. तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि the branch of science in which we study hydrocarbons and their derivatives is termed as organic chemistry. अब as about hydrocarbons, so hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen only. फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में कि सोर्सेज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं बेसिकली दोज आर फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो अगर आपने इन चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करनी है तो आप लोग जो है वो लास्ट लेक्चर्स को देख सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोल एंड हाउ वी कैन गेट डिफरेंट फ्रैक्शंस एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम कोल. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कोल को यूज़ करते हुए या कोल की डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हुए हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को obtain कर सकते हैं. So these are the some basic information or statistics about coal. That coal is a brown or black, rich carbon rich material that most often occurs in stratified sedimentary deposits, and it is one of the most important of the primary fossil fuels. There are over 861 billion tons of proven coal reserves. ये कुछ statistics यहाँ पर given हैं जो आप लोग pause करके इस slide को उन्हें पढ़ सकते हैं. ये थर, बलूचिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर और पंजाब, ये डिफरेंट एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जहाँ पर जो है कोल रिज़र्व्स मौजूद हैं, और कोल रिज़र्व्स की कैपेसिटी क्या है वो यहाँ पर गिवन है इस स्लाइड में. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कि कोल की अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं. बट व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. दैट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिकम्पोजिशन ऑफ फीड स्टॉक बाई हीटिंग ए हाई to a high temperature. The term generally applies to the processing of organic materials in the absence of air or in the presence of limited amount of oxygen and other reagents, catalysts or solvents such as steam or phenol. याद रखें कि सॉलिड कंपोनेंट को जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीट करते हैं तो वो और उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो उसको आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं. ये या आप यूँ कह लें कि आप उसको डिकम्पोजिशन का नाम दे रहे हैं. और फिर बाद में जो कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं डिकम्पोजिशन के बाद आप उनको सेपरेट कर लेते हैं. तो एक सॉलिड कंपोनेंट को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और फिर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेना, ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. The process breaks up or cracks large molecules generally into a mixture of hundreds of different compounds. The molecules distilled off generally are smaller and more volatile than the feedstock molecules, but some reactions polymerizes small molecules into the larger molecules as well, including heat stable terry compounds and chars. तो कहते हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि सॉलिड कंपाउंड्स को, ये सॉलिड सब्सटेंसेस को जब आप हीट करते हैं तो वो स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर, के स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर डिकम्पोज हो जाता है. लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में पोलीमराइज होकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना दें. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं. लेकिन होता क्या है कि सॉलिड सब्सटेंस को पहले आप उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और फिर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर लेते हैं. राइट. Now here is a very important slide regarding paper point of view where you have been given with the difference between our comparison
between destructive distillation and fractional distillation. Destructive distillation एक टेक्निक है, एक केमिकल प्रोसेस है involving the decomposition of a solid by heating it in the closed container and collecting the resultant volatile constituents. होता क्या है कि आप सॉलिड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। फिर जिसका जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ जो वेपर फेज़ में कन्वर्ट हो जाती है। जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है वो पहले वेपराइज हो जाएगा, उसको आप कलेक्ट कर लेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप यूँ सेपरेट करते जाते हैं वन आफ्टर द अदर। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स इन द क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, कोल से अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने हैं तो आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। और अगर आपने क्रूड ऑयल, ये तीन थे ना बेसिकली, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो कोल से हासिल करने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात करते हैं, और अगर क्रूड ऑयल से हासिल करने हैं तो आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स वाया डिकम्पोजिशन ऑफ अ सॉलिड। यहाँ सॉलिड को डिकम्पोज किया जाता है और फिर डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी आप उनको सेपरेट कर लेते हैं। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखें कि लिक्विड्स के जब मिक्सचर हो आपके पास, मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर जो आपस में मिक्स हुए हों और आप उनको बॉयल करना शुरू कर दें, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉयल होकर वेपर फेज़ में जाएगा और उसको आप कलेक्ट कर लेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा वो बाद में वेपर फेज़ में कन्वर्ट होगा और आप उसको कलेक्ट करेंगे। यूँ डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, जब डिफरेंट लिक्विड कंपोनेंट्स को आप डिस्टिल करते हैं, ये सेपरेट करते हैं, तो वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द अपरेटस, तो अगर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अपरेटस की बात करते हैं तो इट्स apparatus includes two test tubes connected to each other via side tubes, one connecting to coal and other connecting to water। तो ये कैसा दिखता है ये भी मैं आप लोगों को एक स्लाइड के अंदर शो करूँगी, राइट। अब talking about the fractional distillation, you should know that it consists of the fractional distillation column and condenser and two containers। और ये कैसा दिखता है ये भी मैं आपको भी एक स्लाइड में शो करूँगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि मेनली यूज फॉर कोल्ड डिस्टिलेशन, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ मेनली यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। नाउ दिस इज़ द particular apparatus which is being used for the फ्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें दो टेस्ट ट्यूब्स और साइड ट्यूब्स आप लोगों को शो किए जा रही हैं, आप देख सकते हैं। पहले में पाउडर्ड कोल को हीट किया जा रहा है और ये कॉर्क्ड है, बंद है बिल्कुल ये टेस्ट ट्यूब, और यहाँ से जो है डिस्टिल होने के बाद सॉरी ये है कि हीट होने के बाद कंपोनेंट्स मूव करेंगे सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, जहाँ पर वाटर मौजूद है। कोल टार जो है वो नीचे से आप लोगों को सेडिमेंटेशन उसकी नज़र आ रही है और गैसेस कलेक्ट हो रही हैं ऊपर। नाउ टॉकिंग टूवर्ड्स द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो वो कुछ यूँ होता है जिसके अंदर आप अपने लिक्विड मिक्सचर को हीट करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में, उसके ऊपर एक कॉलम लगा हुआ है और साथ ही जो है आप लोगों को कंडेंसर नज़र आ रहा है, एक ट्यूब नज़र आ रही है। तो ये सारे का सारा जो है apparatus यूज़ किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। नाउ दिस स्लाइड इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको पॉज करेंगे और आप इसको देखेंगे कि अगर कोल की आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके पास आते हैं, और वो उनकी आगे से अगर आप डिकम्पोज करें उनको या सेपरेट करें तो किन किन कंपोनेंट्स के अंदर आप कर सकते हैं। ये स्लाइड पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको। एंड लास्टली हेयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कवलेंट बॉन्ड, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लो होगा बिकॉज दे आर कवलेंट इन नेचर, और आयनिक कंपाउंड्स का हाई होगा बिकॉज दे आर आयनिक इन नेचर, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब लाइक डिजॉल्व्स लाइक को अगर जहन में रखें तो आयनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे या आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पानी भी पोलर है वो भी पोलर होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर आप बात करते हैं तो वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में सॉल्युबल होंगे। उसके अलावा कहते हैं कि फ्यू पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद लोअर मोलर बेसिस आर वाटर सॉल्युबल, तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। वैसे ये एक्सेप्शनल कुछ पॉइंट्स होते हैं, और ये
देखा जाए कि फ्लेमेबल हैं या नॉन फ्लेमेबल हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली फ्लेमेबल, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन फ्लेमेबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कंपोज ऑफ द मालिक्यूल्स विद कोवलेंट बॉन्ड, एंड इनऑर्गेनिक जो है वो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बनते हैं, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी प्रेजेंट, राइट। तो उसके लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती कि इसमें कार्बन का होना लाजिम है, राइट। जैसे कि वाटर H2O है तो इट इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर, NH3 है अमोनिया तो इट इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर, बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट CH4 हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीथेन गैस, तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर होगी। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज, सो दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर नॉन कंडक्टर्स। जबकि अगर आप बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो दे आयोनाइज, सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट करना हो तो या तो फ्री आयंस होने चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इन कंपाउंड्स को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो फ्री आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और वो फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।